अब ना कोई शिकवा, ना गिला, ना कोई मलाल रहा। सितम तेरे भी बेहिसाब रहे, सब्र मेरा भी कमाल रहा। खुशी में भी आंखें आंसू बहाती रही, जरा सी बात देर तक रुलाती रही। कोई खो के मिल गया तो कोई मिल के खो गया, जिंदगी हमको बस ऐसे ही आजमाती रही। दोस्तों, जिंदगी हम सबको कभी ना कभी आजमाती है, लेकिन इस जहां में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें जिंदगी रोज आजमाती है। नमस्कार, स्वागत है आपका जिंदगी को जिंदगी से रूबरू करवाते हमारे प्रोग्राम जिंदगी में। और जिंदगी के आज के सफर में हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिनका जिक्र करने से भी हम लोग परहेज करते हैं। कोई तवायफ कहता है, कोई देवदासी कहता है, कोई मुझे नगर वधू के नाम से जानता है और कोई मुझे प्रोस्टिट्यूट कहता है। मेरा अपना वजूद कुछ नहीं, मेरी परछाई भी मुझे अपना कहने से शर्माती है। मेरी जिंदगी मुझसे उतनी ही अजनबी है जितने वो लोग जो रोज मेरे हमसफर बनते हैं। ये उन लोगों के दिलों का दर्द है जिनके अपनों ने ही उन्हें अंधेरे की ओर धकेला है। आंकड़ों पर अगर गौर फरमाया जाए तो हमारे देश में यही कोई 3 करोड़ महिलाएं प्रोस्टिट्यूशन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाती हैं, जिनमें से 35.57% 18 साल से कम के बच्चे हैं जो इस दलदल में फंसते हैं। पूरे देश में 20 लाख से ज्यादा बच्चे इसमें शामिल हैं। रोजाना कई लड़कियों को उनकी मर्जी के बिना इस पेशे में धकेला जा रहा है। गरीबी की मार, 2 वक्त की रोटी खाने के लिए या फिर समाज में बने रहने के लिए आज इस पेशे में महिलाओं की संख्या बढ़ रही है। वैसे तो कई देशों में ये कानूनी है और यौनकर्मी दूसरे किसी भी पेशे की तरह सरकार को टैक्स भी चुकाते हैं। भारत के लगभग हर शहर में कोई ना कोई छिपा हुआ इलाका है जहां देह व्यापार चलता है। दिल्ली की जीबी रोड और कोलकाता का सोनागाछी पूरे देश में मशहूर है। दरअसल भारत में देह व्यापार गैर कानूनी नहीं है, लेकिन दलाली करना, चकला चलाना और सार्वजनिक जगहों पर ग्राहक ढूंढना अपराध है। इनके लिए कोई कड़ा कानून ना होने के अभाव में इनको स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक के सारे अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं। सिर्फ 10,000 रुपयों के लिए अपने ही जन्मदाताओं के हाथों बेचे जाने वाले ये दर्द के पुतले आज अपने ही वजूद के लिए लड़ रहे हैं। शरीफों के शहर में शराफत के मायने ढूंढता ये तबका आज इसी तलाश में अपना ही वजूद खो बैठा है। यहाँ तक इस जिस्म फरोशी के धंधे में इनकी खुद की रूह भी इनका साथ छोड़ जाती है। मेरे तो दर्द भी औरों के काम आते हैं। मैं रो पड़ूं तो कई लोग मुस्कुराते हैं। एक वेश्या का जीवन किस दर्द से गुजरता है, इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं J.R. सरन जी, जो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। श्रीमती अतुल शर्मा जी हमारे साथ हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं। इस मुद्दे पर हमें ज़्यादा जानकारी देने के लिए ACP सुरेंद्रजीत कौर भी हमारे साथ हैं, जो जीबी रोड इलाके में बतौर SHO काफ़ी सालों तक रह चुकी हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट लॉयर
धीरेन्द्र श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। लखनऊ से नवाब मीर जाफर अब्दुल्ला साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सिंगर ग्रीक अमान जी भी हमारे स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं। खैराती लाल भोला जी भी हमारे साथ हैं, जो इस मुद्दे पर पिछले 50 सालों से इनकी मदद अपनी एनजीओ के जरिए करते आ रहे हैं। इकबाल जी हमारे साथ हैं, जो इन लोगों की जिंदगी के बारे में थोड़ा नज़दीक से बताएंगे। साथ ही हम स्वागत करते हैं उनका, जो इस दुनिया का हिस्सा हैं और आज हमारे बीच मौजूद हैं अपने दर्द को बयां करने के लिए। जिंदगी की पूरी टीम आप सभी मेहमानों का दिल से स्वागत करती है। नवाब साहब, कहते हैं वेश्यावृत्ति दुनिया में सबसे पुराना पेशा है, लेकिन फिर भी हम इसके बारे में बात करने से कहीं ना कहीं हिचकिचाते हैं। हम परहेज करते हैं इनका जिक्र करने से भी। ये आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ये जो वेश्यावृत्ति है ये सबसे पुराना पेशा है दुनिया का, लेकिन इसको एक अच्छी निगाह से नहीं देखा गया। जाहिर है कि ये एक बुरा फेल है, लेकिन यहाँ लखनऊ में अगर देखा जाए तो वेश्याओं से अलग हट के यहाँ तवाइफें हुआ करती थीं, जिनके कोठे होते थे और वहाँ शुरफा भी दिल बहलाने के लिए जाते थे। वो बदकारा नहीं होती थी, वो फनकारा होती थी, वो रक्कासा होती थी, वो गुलकारा होती थी, बड़ा रियाज करती थी। हाँ साहबान जो थे उस्ताद उनको तालीम देते थे। और हद है कि नवाब वाजिद अली शाह के ज़माने में नवाब वाजिद अली शाह ने इसी तरह का एक इदारा परी खाने के नाम से ईजाद किया था और खोला था, जिसमें बहुत ही टैलेंटेड, जो खूबसूरत टैलेंटेड लड़कियां होती थीं, उनको रक़्स सरूद की तालीम दी जाती थी और उनमें बड़ा मैनरिज्म होता था। उनके आदाब महफिल, बातचीत करने के तरीक़े, ये बहुत ही आला पैमाने के हुआ करते थे। यहाँ तक के कहा जाता है कि वो ताल्लुक़दार या वो रजवाड़े जो कि लखनऊ की जिनको सोबत नहीं मिलती थी, वो अपने बच्चों को इस तालीम और तरबियत के लिए इन तवाइफ़ों के कोठों पर भेजा करते थे कि वो इस मैनरिज्म से वाकिफ़ हों, आदाब नशिस्त बर्खास्त, बुज़ुर्गों की कैसे इज़्ज़त करना है, कैसे गुफ्तगू करना है, किस तरह से पेश आना है। तो नवाब वाजिद अली शाह के दौर में ये तो अपने उरूज पर था, लेकिन उनके बाद जब शाही दौर ख़त्म हुआ है तो सेकेंड लाइन ऑफ पैटर्नेज जो था वो ताल्लुक़दारों का, ज़मींदारों का, रईसों का था और उन्होंने भी इनको काफ़ी पैटर्नाइज़ किया। और जो मुजरे होते थे वो इनका एक ख़ास अंदाज़ होता था, इनकी जो ज़बान होती थी, इनकी जो शायरी होती थी और इनका जो कथक ख़ास तौर से एक रक़्स होता था, वो अपने अंदाज़ का होता था, जिसमें लखनऊ घराना बना। बड़े बड़े उस्ताद इनको तालीम दिया करते थे। लेकिन उसके बाद में जब ये 1951 में ज़मींदारी अबॉलिशन हुआ तो जो इनके पेट्रन्स थे, जो इनके सरपरस्त थे, उन्हीं की हालत ख़राब हो गई। और जब इस तरह की गवर्नमेंट में लोग आने लगे कि जिनको तवाइफ में या वैश्या में फ़र्क नहीं महसूस होता था, तो तकरीबन 1971-72 में उन्होंने जो यहाँ के चौक के कोठे थे उनको उजाड़ दिया और इन सबको एक लाइन में चौक से कतार में, मुझे याद है वो मंज़र कि जब मैजिस्ट्रेट की अदालत में, कलेक्ट्रेट में इनको ले जाया गया था, तो वो तहज़ीब ख़त्म हो गई। ये एक वो दौर ख़त्म हो गया, कोठे उजड़ गए। ये बड़ी वज़ादार होती थी और ये गलत पेशों में नहीं होती थी, ये तवाइफ ज़रूर होती थी, लेकिन ये अपना पेट पालती थी। आज के दौर में जो आज ये हालात है, जो तवाइफों को नाम दिया गया है या उसे एक तरीके से वैश्या का नाम दे दिया गया है, उस दौर में और आज के दौर में आपको क्या फ़र्क नज़र आता है?
देखिए, उस दौर में तो इनके ठाट बाट बहुत ज़बरदस्त होते थे। उमराव जान फिल्म में जैसे आपने देखा है, उसमें उमराव जान को एक तवाइफ की हैसियत से दिखाया गया है। वो बड़ी अच्छी शायरा हैं, सोसाइटी में उनकी इज्जत है, शुरफा जो हैं उनके कोठे पे आना पसंद करते हैं, और जो खानम होती थी, जो चौधराइन होती थी, ये भी बड़ी बासूल होती थी, और रियासत के हिसाब से, इंसान के कैलिबर, उसके स्टेटस के हिसाब से कोठे पर भी जगहें होती थीं। पिछले कुछ सालों में लोगों की सोच में बहुत गिरावट आई है। अब से 50-60 साल पहले इन महिलाओं को एक इज्जत की नज़रों से देखा जाता था, कलाकार की नज़रों से देखा जाता था, लेकिन आज बहुत ही गिरी हुई नज़रों से देखा जाता है, और ये हालत है कि कोई उसके बारे में खुलकर बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के लॉयर धीरेन्द्र प्रताप श्रीवास्तव जी। श्रीवास्तव जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, बच्चे किसी भी देश का भविष्य होते हैं, बेटा हो या बेटी, देश के भविष्य निर्माण में उनका अहम योगदान होता है। फिर भी चाइल्ड ट्रैफिकिंग और चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन आज इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है? ये एक ऐसा गंभीर मुद्दा है जिस पर हमें कुछ ठोस कदम उठाने की जरूरत है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इनफैक्ट अगर आप केवल 4 साल पहले चले जाएं और 2009, 10, 11 तक ये प्रकरण बहुत ज़्यादा, इवन नेशनल काउंसिल से लेकर के जितने भी मठाधिकारी जिसको कहते हैं हिंदी में, या इवन जो अच्छी लेडीज़ थी नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन से, ये सारे के सारे लोग 2011 तक तो सुप्रीम कोर्ट में इन लोगों ने बहुत शोर शराबा मचाया, लेकिन 2012 के बाद ठप हो गया जब डबल बेंच ने 27 जुलाई 2012 को सुप्रीम कोर्ट में डबल बेंच ने एक डिसीजन दिया कि दो वी विल नॉट इनकरेज द प्रोस्टिट्यूशन, ये कह करके मामला वहाँ पे ठप हो गया। जबकि उस समय NCW बहुत एक्टिव थी, उनका कहना था कि इसको लीगलाइज करना चाहिए। रीजन थे उसके पीछे, उनका बहुत बड़ा बेसिस था। आज इंडिया रेप में चौथे नंबर पे है। पहले नंबर पे अगर आप देखें US है, सेकेंड नंबर पे साउथ अफ्रीका है, थर्ड नंबर पे स्वीडन है, इंडिया चौथे पे है। ये कितना बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि चौथे नंबर। और एक चीज़ आपको जान के ताज्जुब होगा, इस चारों कंट्री में प्रोस्टिट्यूशन पूरी तरीके से लीगल नहीं है। US में लीगल नहीं है, साउथ अफ्रीका में लीगल नहीं है, स्वीडन में लीगल नहीं है, और इंडिया में लीगल नहीं है। इसलिए यहाँ पे रेप की घटनाओं में हम चौथे नंबर पे हैं, और इन चारों में तो अगर कोई एक श्रीवास्तव जी कहना चाहते हैं कि अगर हम अपने कंट्री में इस पेशे को लीगल कर दें तो कहीं ना कहीं इसका फर्क रेप कम होंगे हमारे देश में? इसमें मैं चूंकि बीइंग अ कोर्ट ऑफिसर, मैं सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के अगेंस्ट नहीं जा सकता, लेकिन मेरा एक पर्सनल सुझाव है कि अगर हम इसको लाइक जर्मनी को अगर आप देखें, फ्रांस को देखें, फ्रांस में प्रोविडेंट फंड है इनके लिए, व्हेन दे विल रिटायर दे विल गेट द प्रोविडेंट फंड। इवन अगर हम इस सोशल एविल को हम अगर ये थोड़ा सा एक लीगल फ्रेमवर्क बना दें, एक स्ट्रिक्टनेस लीगल फ्रेमवर्क इन द सेंस, जैसे हम इस मामले में एडल्ट एज 18 को 25 कर दो, तो जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग है वो बंद हो जाएगी। क्योंकि क्या है, 18-19 को तो फर्जी सर्टिफिकेट बनाना या फेस से वो करना बहुत मतलब थोड़ा सा इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। इवन पुलिस उसको प्रूव करने में प्रूव हो जाती है तो दूसरी सर्टिफिकेट ला दे, नहीं साहब 18 हैं 17 हैं, बट व्हेन इट इज 25 और 30 करके इसको अलाउ कर दें, सो दैट एटलीस्ट उनका समाज में स्थान हो। ACP साहिबा, मुझे ये लगता है कि हमें ये कहीं ना कहीं भूलना होगा कि जो एक बार वेश्यावृत्ति में धकेला गया है उसे बार बार इस पेशे में ना धकेला जाए। जब मुझे मौका मिलता रहेगा, मैं चाहूँगी कि मैं इस मसले पर ख़ास तौर से कि कोई भी नाबालिग लड़की जो कि नहीं इस प्रोफेशन में आना चाहती, उसको ज़बरदस्ती ना धकेला जाए। वो मैं चाहती हूँ कि मैं उसको लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे मैं वहाँ पोस्टेड नहीं भी हूँ। अब भी कोई मुझसे कोई NGO हेल्प मांगती है या कोई किसी भी तरीके से किसी पुलिस स्टेशन से किसी से फ़ोन आता है, किसी स्टेट से कोई फ़ोन आता है, कोई भी मुझसे किसी भी तरह की हेल्प मांगता है, तो आउट ऑफ द वे मैं काम करने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि वहाँ मैंने उनको रियल लाइफ में ज़िंदगी में नरक भोगते हुए देखा है। मैंने देखा है कि किस तरीके से उन एक बंद कमरों के अंदर 6x3 के जो बिल्कुल अंधेरी, ये कह लीजिए कि आप कमरों में जहाँ ना प्रॉपर लाइट है ना पंखा है, एक घुटन भरी ज़िंदगी उनको जीते हुए देखा है। और
उन चीज़ों के लिए तरसते हुए देखा कि एक ना जैसे वो तीन चार स्टेट ऐसी थी जहाँ से कि बहुत ज़्यादा गरीबी की हालत में वो वहाँ से लाई गई और लाकर उनको ब्रॉथल्स में बेच दिया गया। वो घर से उस कमरों में से बाहर नहीं निकल सकती हैं, उनकी हालत इतनी बदतर है कि वो अपनी बात कहीं नहीं रख सकती हैं, उनको लैंग्वेज प्रॉब्लम है। ज़्यादातर महिलाएं वहाँ जो भी काम करती हैं, क्या उनसे सबसे ज़बरदस्ती काम कराया जाता है या कुछ अपनी मर्जी से भी ये काम करती हैं? जो आप ये देखिए कि जो कुछ महिलाएं जो काफ़ी उनकी एज हो चुकी है, या ये कहिए कि कई साल पहले वो यहाँ पे आई थी, तो नेचुरली बात है कि जो मुझे देखने में लगा फर्स्ट टाइम में, वो ये लगा कि किसी ना किसी वक्त पे वो भी उनको ज़बरदस्ती वहाँ लाया गया होगा। लेकिन उन्होंने अब क्योंकि एज बढ़ गई है और काफ़ी सालों से हालात से समझौता कर लिया और ये सोचा कि अब लगता है कि ना तो उनको सोसाइटी प्रॉपरली एक्सेप्ट कर रही है, ना उनका परिवार उनको एक्सेप्ट करता है, तो उनके लिए कोई रास्ता जैसे नहीं कोई बचा है, तो वो कहाँ जाएं। ये सोच के उन्होंने प्रोस्टिट्यूशन को ही अपना एक पेशा बना लिया। ये जैसे आपकी वहाँ पर पोस्टिंग रही है जी, आम पब्लिक में हर आदमी जानता है कि वहाँ पर क्या काम होता है जी। पुलिस की नॉलेज में भी पूरी तरह से रहती होंगी चीज़ें, वहाँ पर क्या काम चल रहा है, तो इसके बारे में पुलिस ने कभी कुछ करने की, रोकने की, कुछ ऐसा एक्शन लेने के बारे में कभी कुछ नहीं सोचा? नहीं, हम लोगों ने काफ़ी सारे सोशल डिपार्टमेंट को लेटर लिख के भेजे थे, यही कि ये प्रोस्टिट्यूशन जो है परमानेंट बंद होना चाहिए। और पर्टिकुलरली एक रोड जो डिफाइन की गई है इसके लिए, जहाँ की 29 के करीब बिल्डिंग है, 88 के करीब ब्रॉथल्स हैं, तो वो बंद होने चाहिए। उनमें जो लड़कियां हैं, जब तक उनका, क्योंकि उनको जब सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, उनके पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, कहीं उनका अनपढ़ हैं, उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो जो वो इतनी सारी लड़कियां हैं, उनकी फैमिलियां हैं, उनके बच्चे हैं, उनको लेके जब तक उनको कहीं ना कहीं रिहेबिलिटेशन नहीं होगा, तब तक उस रोड से उन सबको रिमूव करना बड़ा मुश्किल था मेरे लिए। वो अपने हालात से मजबूर होकर ये काम कर रही है। लेकिन अगर हम अपने देश का कानून की बात करें, क्योंकि हमारे देश में जो लीगल नहीं है, कानून ने कहीं ना कहीं आंखें बंद कर ली हैं। अभी श्रीवास्तव जी ने बताया, क्या पुलिस ने भी देखकर आंखें बंद कर ली हैं? कुछ कभी इसके बारे में नहीं सोचते? नहीं, ऐसा नहीं है कि पुलिस ने आंखें बंद की हैं। जब मुझे मेरे पास इन्फॉर्मेशन आती थी कि कोई नाबालिग लड़की वहाँ पर आई है, तो उसको इमीडिएटली मैंने रेस्क्यू कराया और उसके पेरेंट्स तक उसको पहुँचाया है। और एनजीओ के थ्रू हम लोगों ने हेल्प लेके, क्योंकि कई बार क्या होता था कि एनजीओ से पता लगता था, कई बार स्टेट पुलिस आती थी वहाँ रेस्क्यू कराने के लिए। कई बार लड़कियां, इतना मैंने फेथ डेवलप कर दिया था लड़कियों के अंदर कि उनको जो एक पुलिस के बारे में एक गलत धारणा दी जाती थी कि पुलिस तो आपको ले जाकर बंद कर देगी, आपको रोज़ टीवी पर दिखाया जाएगा, आपके पेरेंट्स से आपको मिलने नहीं दिया जाएगा, 8 साल तक आप जेल में बंद रहेंगे, पुलिस के बारे में जो एक उनको गलत मिथ उनके मन में भरा हुआ था, तो वो फेथ नहीं करते थे पुलिस के ऊपर। तो ये चीज़ को मैंने वहाँ पे तोड़ा कि नहीं, उनको एक फेथ ऐसा डेवलप कराया। सभी ब्रॉथल्स में अपने फ़ोन नंबर मुहैया करा दिए ताकि वो इमीडिएटली किसी को भी अगर लगता है कि वो इस नरक की ज़िंदगी से बाहर आना चाहती है, तो उसके लिए मैंने एनजीओज़ को भी लेके साथ में उनकी काउंसलिंग वगैरह भी काफ़ी कराई कि अगर कोई भी इस नरक से बाहर निकलना चाहता है तो उसके लिए हमेशा हम हेल्प के लिए तैयार हैं। तो उसका ये फ़र्क भी रहा कि लड़कियां कई बार कस्टमर के नंबर से मुझे कॉल करती थी, कई बार कस्टमर उनके बिहाफ पे फ़ोन करते थे क्योंकि उनको फ़ोन यूज़ करने की परमिशन नहीं थी। निश्चित तौर पर आपने एक विश्वास कायम किया वहाँ पर। पुलिस की कहीं ना कहीं जो एक गलत इमेज वहाँ बनी हुई थी, उसे तोड़कर आपने आउट ऑफ द वे जाकर कुछ बहुत ही अच्छा काम किया और लगभग 110 लड़कियों को और 90 नाबालिग लड़कियों को वहाँ से रेस्क्यू करने का काम किया। अतुल जी, उनके पुनर्वास के लिए हम और हमारी सरकार कितनी तैयार है? अभी तक क्या ठोस कदम उठाए गए हैं और हमारे समाज के तबके के लिए क्या उनकी शादी करवाकर उनकी जिंदगी को सही राह दिखाना संभव है? देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगी कि मुझे वेश्या शब्द पे एतराज़ है। अपना एतराज़ तो आपके यहाँ दर्ज कराऊंगी जरूर। इस शब्द को अगर आप बार बार ना दोहराएं तो मैं आपकी एहसानमंद रहूँगी, क्योंकि देखिए ये शब्द हमने कहाँ से लिया, कहाँ से आ गया? तवायफों से चलते चलते हमने उनको यौन कर्मी बना दिया, सेक्स वर्कर बना दिया, वेश्या बना दिया, मतलब स्त्री को कैटेगराइज कर दिया। हम एक औरत है और वो वेश्या है, ये अंतर कैसे आया? पहले तो यहाँ खराबी है मेरी। और रही सरकार की, हम सारी चीज़ें सरकार पर नहीं छोड़ सकते, सारी चीज़ें कानून पे नहीं छोड़ सकते। हमारा अपना अस्तित्व क्या कहता है, हमारा अपना मन क्या कहता है। बीइंग ए लेडी, मैं ये पूछना खुद से भी पूछना चाहती हूँ, मैडम भी बैठी हैं, कि हमारा खुद का, जैसे उन्होंने प्रयास किया, हमारा खुद का मन क्या कहता है कि हम एक रात को एक अच्छे से माहौल में सोएं, हमारे बच्चे हों, हमारा परिवार हो। लेकिन वहाँ क्या नाम देना चाहिए? क्योंकि जो इंसान जो काम करता है
जी। उसने समाज में उसे उसके काम के हिसाब से एक नाम देने का तो काम उनका करता काम ही नहीं है। बताइए तो कहाँ है, कहाँ कौन सी जगह पे लिखा हुआ है कि ये लीगलाइज है? काम है ही नहीं। उनको हम वर्कर कब मान रहे हैं? अगर हम वर्कर मान रहे हैं, सेक्स वर्कर हम कह रहे हैं, तो तमाम चीजें मुहैया कराइए जो एक लेबर को होती हैं, वो सब कराइए। उनका पर डे फिक्स करिए, उनके जो भी TADAs हैं वो फिक्स कराइए, उनकी जो प्रोविडेंट्स हैं वो फिक्स कराइए। जब हम वर्कर उन्हें मान ही नहीं रहे हैं तो फिर ये बात कहाँ से आई कि ये सेक्स वर्कर हो गई? ये वो सीधी आम महिला है, मैं नहीं कहती। मैं तो कहती हूँ कि वो महिला जो वहाँ रह रही है, वो महिला जो उस घर में, जिसका घर ये है, कोठा नंबर क्यों, वो उसका घर कोठा क्यों? हमारे घर में देखिए, अगर पुराने टाइम में हम देखें तो गांव में भी जो कच्चा घर होता था उसको कोठा बोला जाता। फिर इनके लिए क्यों ऐसा कह दिया गया कि ये कोठा है? ये वो ऐसी जगह है कि जहाँ पे ये केवल गंदा काम करती हैं, उस तरफ आप देखेंगे नहीं। आप उस गली से गुजरेंगे तो आप ऊपर नहीं देखेंगे, आपका चरित्र हनन हो जाएगा, आपके परिवारजनों की इज्जत खराब हो जाएगी। कैसे हो जाती है? मुझे आज तक समझ नहीं आया कि जब हमारे, मैं मर्दों को खास तौर पे कह रही हूँ, कि अगर हमारे मन में ये स्थिति नहीं है कि हम जहाँ जा रहे हैं वो हमारी बहन बेटी नहीं है, तो हमारे पैर क्यों लड़खड़ाते हैं? मैंने बहुत सारे NGOs को भी देखा है, बहुत सारे लोगों को भी देखा है जो अक्सर ये कहते रहे कि हमें वहाँ जाना है, और जैसे ही वो हमारे साथ जाने के लिए तैयार हुए तो जीने से नीचे ही रुक गए, ऊपर तक नहीं है। लेकिन सिर्फ ये बात महिलाओं की नहीं है, अगर हम बात मर्दों की भी करें, आज के हालात ऐसे हैं, जो मेल हैं वो भी इस तरीके के काम करते हैं और उन्हें जिगोलो वर्ड से जाना जाता है, उन्हें जिगोलो कहा जाता है। ऐसा नहीं है, महिलाएं अगर काम कर रही हैं तो उन्हें वैश्या कहा जाता है हमारे देश में, और अगर मर्द काम कर रहे हैं जिनकी की संख्या दिन ब दिन आज की तारीख में बढ़ती चली जा रही है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? लेकिन वो जबरदस्ती का शिकार नहीं है, ये अंतर भी समझना होगा हमें कि वो जबरदस्ती का शिकार वो मर्द नहीं है, वो स्वेच्छा से लग्जरी जुटाने के लिए ये काम कर रहे हैं। और जब एक महिला कर रही है तो वो वहाँ जबरदस्ती का शिकार होके गई है। उसकी परिस्थिति देखिए कि वो फेक मैरिज के नाम पे जा रही है, फेक लव अफेयर के नाम पे जा रही है, फेक काम के नाम पे जा रही है, घरेलू कामकाज के नाम पे जा रही है। तो ऐसे में उसको, जो वो जिगोलो हैं या वो जो भी पुरुष वेश्या अपने आप को कह रहे हैं, वो तो खुश होकर कह रहे हैं क्या हम हैं पोल के नीचे खड़े हैं और आए। और सिंगर ग्रीक अमान जी हैं। ग्रीक जी, हम ये जानना चाहते हैं, हमारा देश ऊंचाइयों को छूने का काम कर रहा है, दिन पर दिन तरक्की करने की कोशिश यहाँ कर रहा है, लेकिन इस हालात में जो महिलाओं के आज हालात हैं हमारे देश में, और इस तरीके की जो बातें सामने आ रही हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। हमारे हिंदुस्तान में, मतलब बहुत पूरे वर्ल्ड में ये चीज़ फैल रही है, वैश्यावृत्ति पूरे वर्ल्ड में आ रही है, बट लोगों को सोचना चाहिए कि कोई खुशी से इस काम को नहीं करना चाह रहा, कोई महिला खुशी से इस काम को नहीं करना चाह रही। कोई ना कोई प्रॉब्लम उनके साथ फैमिली में रही होगी, किसी के फादर नहीं होते, किसी की फैमिली में खाने को अनाज नहीं है, किसी को अपने छोटे भाई बहन को पालना है। तो मेरा मानना ये है कि जैसे मैम ने बड़ी अच्छी बात बोली कि कोई खुश होकर इस काम में नहीं आता, सबकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन शर्मा जी ने यहाँ एक बात और कही है कि जो महिलाएं आती हैं वो खुशी से नहीं आती, उनके साथ कुछ हालात ऐसे होते हैं कि उन्हें मजबूरी में आना पड़ता है। लेकिन जो पुरुष, जो मेल इस फील्ड में आ रहे हैं, वो अपनी मर्जी से आते हैं, लग्जूरियस जिंदगी जीने के लिए आते हैं। तो आप इनकी बात से एग्री करते हैं? बिल्कुल करता हूँ, मैं एग्री बिल्कुल करता हूँ, क्योंकि देखिए उनके हालात खराब नहीं है, उनकी लाइफ में लग्जरी इतनी उन्होंने मतलब पाने की कोशिश करी है कि मेरे को ये चाहिए वो चाहिए। देखिए ये एंडलेस प्रोसेस है। आज मेरे पास एक गाड़ी है, मेरे पास ऑडी है, कल को मेरे को एक उसका ऊपर मॉडल चाहिए, उसके बाद मेरे को और ऊपर मॉडल चाहिए। तो ये कभी भी ये लाइफ एंडिंग ये मतलब प्रोसेस है। कभी भी कोई चीज़ फुलफिल आप नहीं कर सकते। आपको जितना आपके पास है आपको उसमें खुश रहना चाहिए। मेरा बिल्कुल शी इज एब्सोल्युटली राइट इन दिस टॉपिक। सरन जी, हमारे देश में आज मेल प्रोस्टिट्यूशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसके पीछे क्या मुख्य कारण है? देखिए, आप जो बात कर रहे हैं मेल प्रोस्टिट्यूशन को, मैं तो कहूँगा कि पुरानी बात है। अब हम पीडोफाइल में आ चुके हैं, जहाँ छोटे बच्चों के साथ सेट किया जाता है। लेटेस्ट ट्रेंड ये है। और मैं अभी हफ्ते 10 दिन पहले ही किसी और प्रदेश में गया था एक ऐसी केस को करने, और मैं दंग रह गया कि वो बच्चा हार्डली 7 साल का था, और जो अक्यूज था कि वो 72 ईयर्स ओल्ड में। आप सोच भी नहीं सकते कि एक दादा की उम्र का बच्चा आदमी एक बच्चे के साथ एक कुकर्म कर सकता है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि रेप एंड प्रोस्टिट्यूशन जमीन आसमान का फर्क है। रेप हमेशा भी आप खबर पढ़ लीजिए कौन करता है, फूफा, मामा, ताऊ, चाचा, नेबर्स, जिन पे उस फैमिली को विश्वास होता है। आप प्रोस्टिट्यूशन रख के ये कहेंगे कि मैं रेप खत्म कर लूंगा, इट इज नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल है। और दूसरा, जो आप प्रोस्टिट्यूट या जो ट्वाइफ वर्ड यूज कर रहे हैं वो भी गलत है। दे आर ऑल विक्टिम्स। कोई एक औरत, चाहे वो 80 साल की हो, चाहे वो दिल्ली की जीबी रोड में हो, चाहे मेरठ की कबारी बाजार में हो, या इलाहाबाद के मीरगंज में हो,
या आगरा के कश्मीरी बाजार में हो, एक औरत को आप खड़ा करके कह दीजिए जो कहे कि मैं अपने मन से यहाँ आई थी। आई कैन चैलेंज। सबको कोई ना कोई लाता है, यहाँ रखता है और उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है। निश्चित तौर पर थोड़ा सीरियस होने की ज़रूरत है। जो चीज़ें देखकर भी अनदेखी कर रही है हमारा देश का कानून और पुलिस, उसे यहाँ पर कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत है। हमारे साथ खैराती लाल भोला जी मौजूद हैं। भोला जी, जवानी के गुजर जाने के बाद उनका क्या होगा? शायद हर सेक्स वर्कर के मन में ये सवाल ज़रूर आता होगा। क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए, इन महापुरुषों की मैंने बातें सुनी हैं। दोनों लाइट्स बैठे हैं, हमारी बिटिया कौर जी बैठी है, हमारी बिटिया और ये सब बैठे हैं। मैंने इनकी बातें बड़े गौर से सुनी है। मेरा जहाँ तक अनुभव है, मैं पिछले 50 साल से इनकी सेवा में लगा। मेरी सेवा दूसरी है। आज के ज़माने में देखिए, इनके कई नाम हैं बेचारियों के। नगर बहू भी है, सेक्स वर्कर भी है, तबाही भी है, इनको गंदी से गंदी लफ्ज़ भी बोलते हैं, रंडी भी है। तो दुनिया भर के समाज में इन औरतों के, जैसे कि हमारी बेटियां होती हैं घर में या बहुएं होती हैं, उनकी हम कितनी इज्जत करते हैं। हम गुरुद्वारे जाते हैं और या वैष्णो देवी जाते हैं या भगवान की राधा कृष्ण, राधा का नाम पहले आता है। सब जगह इन औरतों का जो है कहीं सम्मान नहीं है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लुटेरे कैसे हैं। इस देश के अंदर 23,85,000 वेश्याएं हैं, 1100 रेड लाइट एरिया, 54 लाख इनके बच्चे हैं। किसी ने रिसर्च नहीं की। यहाँ सब जो है हवाबाजी में जाते हैं। मैं ईमानदारी से आपको बता रहा हूँ, मैंने कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक और दिल्ली से लेके बुंदेला तक, नेपाल तक, हिंदुस्तान का कोई रेड लाइट एरिया नहीं छोड़ा जहाँ मैं ना गया हूँ, जहाँ मेरे को जूते ना पड़े, जहाँ गुंडों ने ना मारा हो। मेरे को सुप्रीम कोर्ट ने 20 साल सिक्योरिटी दी। मैंने आखिर हाथ जोड़ के कहा कि मेरे को सिक्योरिटी नहीं चाहिए, जिस दिन मैंने मर जाना। अब मैं इन गरीब औरतों की बातें बताना चाहता हूँ। इन गरीबों के साथ क्या अन्याय होता है। जब से देश आज़ाद हुआ और हमारे देश का विधान बना 1950 में, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्लियर है आर्टिकल नंबर 21 में कि एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया अपना कारोबार कर सकते हैं। इन प्रोस्टिट्यूट को एक गधे घोड़ों की तरह रखा हुआ है। ना सरकार ने मदद की है 1947 से, और आज तक हमने कानूनी लड़ाई लड़के इनको हक दिलाया। सुन लीजिए, पहले सबसे पहले ये वेश्या है, अगर भारत सरकार को 1 रुपया यहाँ से चलता है तो गांव तक 15 पैसे पहुँचते हैं। सोचा था घर बनाकर बैठूंगा सुकून से, पर घर की जरूरतों ने मुसाफिर बना डाला। सही में दोस्तों, जरूरतें इंसान से क्या कुछ नहीं करवाती। इसका एक उदाहरण है ये मुद्दा जिस पर आज हम बात कर रहे हैं। फिलहाल हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद बातचीत जारी रहेगी। को किस तरीके से फायदा होगा? एक कंस्ट्रक्टिव उनको सशक्त करने की बहुत जरूरत है। नो पेरिस लायक नहीं है कि आप कभी खड़ी हो सकेंगी। मैंने कहा नहीं, मैं कोशिश करूंगी। मेरा ये खुशनसीबी है कि आप लोगों के साथ बैठा हूँ। अगर इस तरीके की कोई हरकतें कर रहे हैं तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो सजाए मौत होनी चाहिए। उनकी बढ़ती उम्र हमें अचानक बोझ क्यों लगने लगती है? इतना वो बोलते हैं ना, वो मैं सुन नहीं सकती। विदेशों में भी इस तरीके की कास्टिंग काउच की बातें कुछ सुनने में आती है। सेक्स जैसी चीजें बहुत नॉर्मल है। एक वेश्या का जीवन किस दर्द से गुजरता है? अपने बच्चों से ये काम नहीं करवाएंगे। देखिए जिंदगी हर रविवार सुबह 11 बजे सिर्फ
साधना प्राइम न्यूज पर, क्योंकि सच जरूरी है। प्राइम न्यूज आप सभी के जज्बातों और हौसलों को सलाम करता है। बेडुपा को बारू मासा हो नारण का फल पाको चेता मेरी छेला। बुढ़ापा कचोटने लगता है क्योंकि उनके अपने अब पराये हो गए हैं। इस शहर में किसे मांगे हम जरा से जिंदगी। कोई खो के मिल गया तो कोई मिल के खो गया, जिंदगी हमको बस ऐसे ही आजमाती रही। हो रोटी खादी है कि नहीं कली माँ पूछ दी, किन्ने डॉलर कमांदे बाकी सारे पूछ दे। देखिए जिंदगी हर रविवार सुबह 11 बजे सिर्फ साधना प्राइम न्यूज पर, क्योंकि सच जरूरी है। एक बार फिर जिंदगी के सफर में आपका स्वागत है। दुनिया वालों ने तो फकत उसको हवा दी थी, लोग तो घर के ही थे आग लगाने वाले। हमारे साथ वो लोग भी हैं जो अरसे से इस काम में हैं। आइए समझते हैं उनकी मुश्किलों को। मैं दिल्ली में आया कुछ अपने बनने के लिए, अपने मेहनत करके कुछ अपने बनाने के लिए, अपने बच्चों के लिए। हमारे साथ इकबाल मौजूद हैं। इकबाल जी, किस तरीके की दिक्कतें आपके सामने हैं? जब ये लोग इस तरह का काम छोड़ देते हैं तो क्या समाज में इनको आसानी से अपना लिया जाता है? समाज इनको अपनाता नहीं है, और अगर कोई इनको प्यार करके शादी करके भी ले गया है, हमने ये देखा कि अगर उस औरत पे पैसा है तो उसका पैसा खा लिया, एक दो बच्चे कर दिए, बाद में उसको ताने मारना, फिर वो लेडीज जो है बच्चे लेकर के रिटर्न वापस भी आ गई हैं यहाँ पे, और वो अभी तक हैं। तो कहीं ना कहीं आप इकबाल जी ये कहना चाहते हैं कि जिस दुनिया में वो रहती हैं अभी जी, कोई उन्हें अगर किसी से प्यार होता है या कोई उनसे शादी करने का भी काम करता है और बाहरी दुनिया में वो जाती हैं, उसके बावजूद जो उनका आज है वो कहीं ना कहीं उनके सामने आता है, और इतने ताने और इतनी जाति उनके साथ होती है कि वापस वो मजबूरी में उसी दुनिया में जाने का काम करती है। सच्चाई है ये, बिल्कुल सच्चाई है। वहाँ उसको जो है यहाँ के अभद्र बातों से उसको ताने मारता है। बहुत से अपने दोस्तों के साथ में वहाँ पे उसके साथ गलत व्यवहार भी करने लग जाते हैं, तो वो फिर सोचती है कि मैं क्यों ताने सुनूं, क्यों यहाँ रहूं, इससे बेहतर हमारी जिंदगी वहीं है, तो वो रिटर्न आ जाती है। बहुत सी ऐसी माएँ होती हैं जो कि तंग आकर के फिर वो कि लोग उसको मजाक उड़ाते हैं, तो वो कहीं बच्चों को भी छोड़ के भाग जाती है। फिर वो बच्चे जो हैं, यहीं इनकी बहनें जो हैं उन बच्चों की लालन पालन करती हैं, अपने पास रख लेती हैं। बहुत सी माओं के पास में बच्चे नहीं होते हैं जो एक दूसरे के बच्चे लेके पाल लेती हैं। तो इकबाल जी, कहीं ना कहीं हालात इस तरीके के हो गए हैं कि अगर कोई एक बार इस फील्ड में आ गया, इसमें उसने काम करना शुरू कर दिया, तो चाहे वो इससे निकल भी जाए, लेकिन जो उनका आज है, जो उनके ऊपर एक तरीके से नाम कर दिया गया है, वो पूरी जिंदगी उससे अपना पीछा नहीं छुड़ा पाती है। सुरेंद्र जी, मैम, हमने सुना है कि जिनको आपने रेस्क्यू करवाया था उनमें से कुछ को आपने नई जिंदगी का रास्ता भी दिखाया। मतलब आज वो शादीशुदा हैं, आपको अपनी माँ कहती हैं, तो उनके साथ भी क्या इस तरीके की कोई दिक्कतें आई वहां से जब आपने रेस्क्यू करा दिया उसके बाद? जिनको मैंने रेस्क्यू कराया, पहले तो मैंने कोशिश की कि उनको उनके पेरेंट्स के पास पहुंचाया जाए। कुछ क्योंकि लड़के वहां आते थे जिनके साथ उनको लव अफेयर हो गया था, और उन लड़कों ने जब ये कहा कि हम शादी करना चाहते हैं, तो मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल ये था कि मैं ना तो लड़के के बारे में बहुत ज़्यादा जानती थी, ना लड़की के परिवार के बारे में बहुत ज़्यादा जानती थी कि किस तरह से है, पेरेंट्स राजी होंगे कि नहीं होंगे, लड़का कल को क्या गारंटी है कि इसको ले जाएगा और कल को इसको यूज़ करके 2-4 महीने 6 महीने उसके बाद फिर वापस उसी
दलदल में लाके नहीं उसको छोड़ जाएगा। तो इस तरह की कई सारी परेशानियां मेरे सामने थी, लेकिन फिर दोनों पार्टियों को बुलाया गया, दोनों के पेरेंट्स को बुलाया गया, उनसे इस बात की एश्योरेंस ली गई कि इसका जो पास्ट है उसको कहीं ना कहीं आगे जो है कभी भी उसको इस चीज़ के लिए याद नहीं दिलाया जाएगा, कभी उसको इस बात को लेके अपनी ज़िंदगी में ये दोबारा से प्रताड़ना ना झेलनी पड़े कि वो वहाँ से उस जगह से आई है। और उसको एक समाज में अगर रिस्पेक्ट दे सकते हो तो आप शादी करके लेके जाइएगा, अदरवाइज मत लेके जाइएगा। तो इस तरह से करके 5-7 शादियाँ जो मैंने कराई दोनों परिवारों से मिलके, तो वो मुझे इसलिए खुशी होती है कि जो भी मैंने कराई वो सक्सेसफुल है। उनमें से उनके किसी के 2 बेटे हैं, किसी की 1 बेटा 1 बेटी है, किसी के 2 बेटियां हैं। वो अपनी जगह खुश हैं, वो मिलते हैं, आते हैं, बच्चों को भी मिला के लेके जाते हैं। तो इसलिए खुशी होती है कि चलो जो मैंने एक सोशल कॉज के लिए जो काम किया वो अच्छा रहा। इतनी बड़ी बात है यहाँ पर कि एक महिला, एक लड़की कहीं ना कहीं अपनी गरीबी से परेशान होकर या एजुकेशन की कमी में या किसी के झांसे में आकर, प्यार के झांसे में आकर अपने घर से निकलने का काम करती है और एक नई जिंदगी की चाहत में, एक अच्छी और बेहतर जिंदगी की चाहत में यहाँ आती है। और उसके बाद उसे यहाँ पर भी अपनी पिछली जिंदगी से भी मुझे लगता है एक बदतर जिंदगी मिलती है। क्या गुजरता होगा उसके दिल पर, ये हम शायद महसूस कर सकते हैं, लेकिन उस लेवल तक महसूस नहीं करते जिस जिंदगी को वो जीने के लिए मजबूर है। हमारे साथ एक और पीड़िता मौजूद है। हम आपसे जानना चाहते हैं, सरकार से आप किस तरीके की मदद चाहते हैं? क्या आप अपने बच्चों से भी यही काम करवाएंगे? नहीं, अपने बच्चों से ये काम नहीं करवाएंगे। तो आप सरकार से किस तरीके की मदद चाहते हैं कि सरकार अगर आपको सुन रही है, हमारे चैनल के माध्यम से कोई आप अपील करना चाहते हैं? सरकार हमारे लिए हम पेंशन की करे और जो हमारे पास घर नहीं है उसकी भी व्यवस्था करे। तो सरकार अगर आपको मौका दे तो आप क्या इस काम को छोड़ देंगे? बच्चों की लिखा पढ़ी के लिए भी हमें सरकार कुछ दे, क्योंकि हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। वो एक बात बताइए कि आप जो इस प्रोफेशन में आए हैं, किन हालातों में आप आए या अपनी मर्जी से आप इस प्रोफेशन में आए थे? मैं अपनी मर्जी से आई हूँ और वो भी बच्चों के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए, क्योंकि वैसी ज़िंदगी में हम इतनी महंगाई है, कुछ नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हम इस लाइन में आए हैं कि हम अपने बच्चों के लिए कुछ जीते जी कुछ करके जाएं। और शायद कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो हमें दिखाई भी नहीं देता कि हाँ हम कर सकते हैं, पर वो ये कि इससे हमारा घर ही चल सकता है। अगर बचत कुछ मैं नहीं यहाँ ये पूछना चाहता हूँ, अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आपने इसी पेशे को क्यों अपनाया? आप कोई नौकरी कर सकती थी, कोई और काम कर सकते थे। नौकरी करने में भी कोई फायदा नहीं है। नौकरी लेने जाओ तो वही बात वहीं आ जाती है कि पहले आप हमारे साथ करो फिर हम आपको जॉब देंगे। और मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, जो हम इसमें है भी नहीं, क्योंकि मैं हर जगह गई हूँ कि नौकरी की तलाश में। आप इस प्रोफेशन में आने से पहले आपने नौकरी की तलाश करी थी? हाँ जी, की थी, लेकिन बात वो वही थी। तो वहाँ पर भी आपको इसी तरीके, यही चीज है कि हम जॉब जब देंगे जब आप हमारे साथ टाइम जब आप किसी के पास नौकरी मांगने गई तो आपके सामने इसी तरीके की दिक्कत आई, उसने कहा कि नौकरी देने से पहले मैं आपके साथ कुछ इस तरीके की गलत हरकत करना चाहता हूँ, चाहे वो घर का काम हो चाहे बाहर का हो। एक मैं बोलना चाह रही थी ये कि जैसे मेरी उन लड़कियों से बात होती थी ब्रोथल्स में कि आप लोगों को हम बेटर लाइफ देने के लिए कुछ ना कुछ आपके लिए करते हैं। जैसे हम लोगों ने बीच में मशीनें दी, सिलाई मशीनें दी, कुछ और काम के लिए हम लोग रिक्वेस्ट करते थे कि भी हम आपके लिए हेल्प करेंगे, आप इस प्रोफेशन को छोड़िए, ये अच्छा प्रोफेशन नहीं है। तो सबसे जो बड़ी बात यही आती थी कि वो उनका पहला सवाल यही होता था कि हम अनएजुकेटेड हैं, हम बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, कोई भी हुनर हमारे हाथ में नहीं है, और क्या गारंटी है कि जहाँ पर हम काम करने के लिए जाएंगे वहाँ पर हमारे साथ इस तरह का व्यवहार नहीं होगा और हमें प्रोस्टिट्यूशन वहाँ नहीं करना पड़ेगा। एक महिला और हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे ये जानना चाहते हैं कि क्या परेशानियाँ हैं उनके साथ, क्या वो चाहती हैं सरकार से, समाज से कि क्या ऐसा किया जाए ताकि वो एक बेहतर ज़िंदगी जी सकें। जो गवर्नमेंट तनख्वाह नहीं देती हैं, जो बच्चों को स्कूल भी छोड़ना पड़ता है और लाइसेंस नहीं मिलती हैं, जो वो वचन पत्रिका भी नहीं मिलती हैं, उसके लिए हमें भविष्य करना पड़ता है। तो आप इसमें क्यों आए हैं, इस फील्ड में क्यों आए थे आप? अपने बच्चों की वजह से आए थे। तो आपने कहीं किसी और फील्ड में कोशिश नहीं करी कि आपको नौकरी मिल सके?
कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं, अपनी मर्जी से आए हैं। शरण जी, हम आपसे जानना चाहते हैं क्योंकि आप इस फील्ड में काम करते रहते हैं, तो इनकी कोई पहचान नहीं है हमारे देश में, इन्हें इस तरीके के काम करने पड़ रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अगर इसका सोल्यूशन एक ही सोल्यूशन है, दैट इज़ प्रॉपर रिहेबिलिटेशन। और वो तभी आएगा जब हम इनको अगर कुछ सिखाते हैं वो आज के तारीख में उसका कोई रेलेवेंस हो। आज भी अगर आप कहें इनको कि हम स्टिचिंग कराएंगे, कुकिंग कराएंगे, समस्या वही है, जैसे अभी आपके सामने चीजें कही गई है कि हम अगर नौकरी मांगने भी जाते हैं तो हमारे सामने यही वही मैं कह रहा हूँ कि इनको प्रॉपरली एक इनके इंटरेस्ट का चीज, कॉन्फिडेंस सबसे बड़ा इंटरेस्ट, और दूसरा उनको कंटेम्प्रेरी चीज सिखाई जाए जो आज के तारीख में यूजफुल है। आज अगर एक मोबाइल रिपेयरिंग कोई करना चाहे वो यूजफुल है, आज कुकिंग करना चाहे वो उतना यूजफुल नहीं है, आज कोई स्टिचिंग सीख ले उतना यूजफुल नहीं है। तो आज के तारीख में जो चाहिए वो उनको और उनके इंटरेस्ट का उनको सिखाया जाए, और उसके लिए और इनको सबसे पहले ये है कि जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट जितने भी फैसिलिटीज हैं उनमें इनको प्रेफरेंस मिले। लाइक फॉर एग्जांपल इंदिरा आवास योजना, क्यों नहीं इनको जोड़ा जाता है, क्यों नहीं इनको प्रायोरिटी मिलती है, क्यों नहीं पहला मकान इन्हीं को दिया जाता है, बाद में किसी को मकान मिले। सवाल यहाँ यही पैदा होता है, हमारे जो जेल से कैदी रिहा होते हैं उनके भी रिहेबिलिटेशन की सरकार मदद करती है, कोशिश करती है कि जेल से निकलकर वो अच्छा काम करें, नौकरी करें, अच्छी जिंदगी बिताएं। इसके लिए समाज सरकार भी समय समय पर काम करती है और अपने कानून या अच्छी अच्छी पॉलिसीज लागू करती है। लेकिन क्या ये महिलाएं उनसे भी बदतर हैं कि वो बाहर रहकर एक काम कर रही हैं, एक हालातों से मजबूर होकर इस तरीके के काम करने के लिए मजबूर हैं, उसकी तरफ सरकार और कानून कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है, कोई सुधार की दिशा में काम करने के लिए तैयार नहीं। मुझे केवल 10 सेकंड दीजिए मौसी जी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने पहले भी रेस किया था कि दे आर नॉट वोट बैंक, इसलिए नहीं सुन लीजिए, सब लोगों ने आंख बंद कर रखा है। रियली कोई नहीं चाहता कि इनका रिहेबिलिटेशन, चाहे वो सरकार ही क्यों ना हो। नवाब साहब, हम आपके पास आना चाहेंगे, हम ये जानना चाहते हैं, सारा मुद्दा आपके सामने है, सारी बातें आपके सामने हैं, क्या लगता है आपको कि इसको किस तरीके से सुधारा जा सकता है, क्या हम लोगों को करने की जरूरत है, क्या सरकार को करने की जरूरत है, क्या सोचना है आपका इस बारे में? देखिए, इसको भी एक पेशे के तौर के ऊपर देखा जा रहा है। पेशे जो होते हैं वो या तो शौक की बिना पर होते हैं, या कोई हुनरमंद होता है तो वो उस पेशे में जाता है। लेकिन ये पेशा एक ऐसा है कि जिसमें मजबूरन इंसान आता है। लोग कह रहे हैं कि हम अपनी मर्जी से आए, लेकिन वो अपनी मर्जी से इस पेशे में कोई नहीं आता है, क्योंकि सबको मालूम है कि ये एक ऐसा पेशा है जिसमें इंसान को वो प्लेजर तो मिलता नहीं है पेशे वाला, तकलीफ़ें ही मिलती हैं। एक कैद होती है, एक बंदिश होती है, एक सोसाइटी से कट ऑफ होती हैं, और उनकी वो इज़्ज़त नहीं हो पाती है जो कि दूसरों पेशों में होती है। तो इसमें ज़रूरत यह है कि ये मजबूरी किस तरह से कम की जाती है जिसकी वजह से लोग पेशे में आते हैं। सबसे बड़ी मजबूरी जो है वो इंसान की है पेट, खुराक। अगर वो भूखा है तो अपना पेट भरने के लिए बहुत कम ऐसे लोग हैं कि फाका करके मर जाएंगे, गलत काम नहीं करेंगे। ग्रीक जी, सारा मुद्दा आपके सामने है, क्या आपके पास कोई ऐसा गाना है जिसकी शक्ल में आप इन जज्बातों को शब्दों के रूप में हमारे सामने रख सकें? जी बिल्कुल। पहले मैं एक छोटी चीज़ कहना चाहूँगा जी। जैसे अभी बात चल रही थी इंस्टीट्यूशन स्कूल्स खोले जाए, अभी तिहाड़ आइडल्स किया था हमने 3 साल पहले। कुमार साहब जब डीजे थे उस टाइम पे मैं तिहाड़ 6 महीने लगातार गया था, तो टैलेंट की खोज पे हम गए थे तिहाड़। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, तिहाड़ के अंदर आर्टिस्ट, पेंटिंग करने वाले, तिहाड़ के अंदर एक से एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले, एक से एक बढ़ के अच्छा गायक मैंने तिहाड़ के अंदर देखा है। क्यों? बिकॉज वहाँ पे स्कूल्स बने हुए, वहाँ पे रूम्स बने, वहाँ सिखाते हैं, पियानो बजाना सिखाते हैं, सिंगिंग क्लासेस देते हैं, पेंटिंग करना सिखाते हैं। आई वॉज शॉक्ड कि यार ये तिहाड़ के जो कैदी हैं ये बना रहे हैं। मतलब एक आम आप बाहर शॉप पे जाएंगे, वहाँ पे आपको वो उस चीज़ का वो चीज़ें देखने को मिलेगी जो कि मैंने तिहाड़ के अंदर देखी। एक से एक बढ़ के बेस्ट से बेस्ट चीज़। वहाँ पे पेठा बनता हुआ देखा मैंने, वहाँ पे मैंने बिस्किट्स बनते हुए देखे, मैंने नमकीन बनते हुए देखी, सारी चीज़ें बनते हुए देखी, और एक से एक हर चीज़ की फिनिशिंग बेस्ट से बेस्ट, क्वालिटी कंस्टेंट सबसे बढ़िया। मतलब वो टैलेंट उनको दिया जा रहा है। तो जैसे अभी बात चल रही थी कि आज के टाइम का उनको काम जो इस पेशे में जो गर्ल्स हैं, इंस्टेड ऑफ उनको स्टिचिंग या कुछ और चीज़, उनको आज जो चीज़ ट्रेंड में है
उनको वो चीज़ सिखाई जाए ताकि वो उनको बेनिफिशियल हो आगे जाके, वो चीज़ है। तो हमारे दर्शक एक आप अगर अपने जज्बातों को एक गाने की शक्ल में यहाँ कह सकें तो? जी, एक गाना है कि देखिए हर एक माँ को पता है, जो भी इस फील्ड में लड़कियाँ काम कर रही हैं, हर एक माँ को पता है कि उसकी बेटी एक प्रॉब्लम के करके इस फील्ड में आई है। तो अब वो बेटी तो यहाँ है ना, माँ अपने घर बैठी है, तो गाना उस पर हो रोटी खादी है कि नहीं कली माँ पुछ दी, किन्ने डॉलर कमांदे बाकी सारे पुछ दे। तो ये है कि मतलब माँ पूछते बेटा रोटी खा ली, काम से आ गई रोटी खा ली, बट लोग ये पूछते हैं दलाल हो गए या उनके हेड हो गए, ये कितने पैसे कमाए, क्या कमा के लाए। यही माँ बेटे का रिश्ता होता है, जिससे जो कहा भी गया है कि माँ और बेटा बेटी से इससे बड़ा रिश्ता शायद इस दुनिया में नहीं है। माँ के चरणों में स्वर्ग कहा गया है। जी, अभी हम लोगों ने शुरू किया है, शरण साहब से भी मैं इसको शेयर करना चाहूँगी, इन्हीं महिलाओं के लिए। हम गवर्नमेंट पे बहुत नहीं भरोसा कर सकते। वो अभी हमने सभी कंपनीज़ के साथ, अब हाईटेक ज़माना है, सभी कंपनीज़ के साथ जो बड़ी बड़ी कंपनी है उनके साथ बातचीत शुरू की है। अच्छे रिस्पांस भी आ रहे हैं। तो हम एक बीपीओ इन्हीं महिलाओं के लिए, इन्हीं बच्चियों के लिए, क्योंकि वो बोलने में उन कस्टमर्स के साथ आकर इतनी हाईफाई हो जाती है, आप यकीन नहीं कर सकेंगे कि वो पढ़ी लिखी है या नहीं है। यहाँ अभी जैसे हम बात कर रहे थे समझिए, आपने कहा कि जो पुरुष होते हैं, जो मेल हैं, वो अपनी मर्जी से आते हैं, लेकिन आज की तारीख में ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जो अपनी लग्जूरियस लाइफ जीने के लिए शौकिया तौर पर इस फील्ड में आ रही हैं। हाँ बिल्कुल, वो तो कॉल गर्ल्स हो ही गई, लेकिन मैं इन पीड़िताओं की बात कर रही हूँ कि उनके लिए हम एक मतलब सभी कंपनी से बात करके ही कर रहे हैं कि आप एक छोटा सा शुरुआती तौर पे हमारी बच्चियों को ट्रेनिंग दें, 7 से 8 लड़कियों को ट्रेनिंग दें। कुछ लोगों का आया भी है, फिक्की से भी हमने संपर्क किया है कि हमारे पास एक रिस्पॉन्स आ जाए कि आप इनको ट्रेनिंग दें, तो हम एक छोटा सा बीपीओ इनके लिए खोल सकते हैं। आपकी चीज़ों का, आपके प्रोडक्ट्स को ये आगे बढ़ाएं और आप इनको जो सैलरी वहाँ दे रहे हैं वो इनको दें। उसमें कोई पढ़ा लिखा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। इतना बीपीओ सेक्टर में लड़की जा रही है, हाई स्कूल इंटर भी जा रही है, उनको अच्छे से बोलना चाहिए। हिंदी बीपीओज़ की भी जोर है। तो और साथ ही जो हमारे पुराने हम लोग क्लब्स की वाली महिलाओं से कपड़े लेते हैं, उनके कर्टेन्स, कुशन्स, ये सब चीज़ें बनवाते हैं, तो उसका भी हमें एक बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मैं सभी को, पैनल को पूरे आमंत्रित करती हूँ कि कभी भी आपको मेरठ आना हो तो आप देखिए कि वही पीड़िता हैं जो वहाँ रहती है, रात को धंधा कर रही है। मैं ये नहीं कह रही कि वो छोड़ रही हैं, लेकिन जब तक वो पूरी तरह से ये ना मुतमईन हो जाएं कि अब हम इस धंधे में पूरी तरह रम गए, ये काम हमको उतना ही पैसा दे रहा है, इज्जत भी दे रहा है, तब तक मैंने उनको छोड़ने के लिए। बहुत अच्छी शुरुआत है। उम्मीद करते हैं कि जल्दी से सक्सेसफुल हो और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं इसमें काम कर सकें और इस जो जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं उससे बाहर निकल सकें। श्रीवास्तव जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। सारी बातें यहाँ पर हुई, समाज से जुड़ी हुई, कानून से जुड़ी, सरकार से जुड़ी, लेकिन कहीं ना कहीं ये मायूसी है कि सरकार या समाज या कानून इसके लिए कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। कानून में सबसे पहले आजादी के बाद से ह्यूमन ट्रैफिक एक्ट 51 में ही बन गया। कानून कभी नहीं कहता है कि पिंप अलाउड है, कानून कभी नहीं कहता कि कोठे अलाउड है, कानून कभी नहीं कहता ह्यूमन ट्रैफिकिंग अलाउड। कानून का काम एक्सक्यूशन नहीं है। कानून का काम जो कानून बना है, जब उनके पास केस आए या सुओ मोटो कर सकते हैं, बट सुओ मोटो ऑब्वियसली कानून नहीं कर पा रहा। इसमें जो एक बहुत अच्छा मैडम ने सजेशन दिया कि लेकिन ये भी कानून का काम नहीं है। 2% अलाउड हुआ है CSR के लिए, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और 2% इतना बड़ा अमाउंट है। सपोज रिलायंस है, रिलायंस का प्रॉफिट मान लीजिए 10,000 करोड़ है, 10,000 करोड़ का 2%, वो CSR लाइट पे खर्च हो रहा है, सड़कों पे खर्च हो रहा है, सोलर लाइट पे खर्च हो रहा है। अगर उसका 2% का 0.2% इन महिलाओं के ऊपर खर्च हो जाए, इनका जीवन स्तर इतना अच्छा हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप जर्मनी में चले जाएं, अगर आप स्वीडन में चले जाएं, इन जगहों पे इनका स्तर इतना अच्छा है। यहाँ पे क्या है, इनको हम कानून तो बना हुआ है, कानून ने कभी नहीं कहा कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग अलाउड है। अगर पिंप अलाउड ना हो तो जैसे आपने कहा कि 10% भी नहीं जाता, ये पिंप को बड़ी से बड़ी सजा देनी चाहिए। कानून का प्रावधान है सजा देने का। कानून कभी नहीं कहता कि कोठा चलाया जाए। कोठा आप देख लीजिए, जीबी रोड में चल रहा है, कमाटीपुरा में चल रहा है, ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। इनको कानून कभी नहीं संरक्षण इनको देता है कि नहीं ये चीजें। श्रीवास्तव जी, ये पेशा सिर्फ कोठों तक सीमित नहीं है, ये बहुत आगे जा चुका है, जिसे हम हाईफाई सोसाइटी के नाम से जानते हैं। अच्छे घरों की लड़कियां और लड़के होते हैं, हमारी वो बात अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए हमारी बात देखिए। आखिर में शरण जी बहुत छोटी सी आपका कमेंट चाहेंगे आखिर, क्योंकि हमें समय की कमी है। बोला जी, आपके पास आ रहे हैं बस। इवन इंडियन कोर्ट्स दे आर नॉट कमिंग स्ट्रिक्टली ऑन इट। अभी पिछले साल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है, उन्होंने कहा कि अगर 18 साल के ऊपर आप हैं, आप अगर स्वेच्छा से कर रहे हैं तो कीजिए। नो,
वाई द कोर्ट शुड हैव सेड कि नहीं सरकार को कि इन लड़कियों को आप रिहेबिलिटेट कीजिए, तब तो जड़ से खत्म होगा। इन 5 बच्चे गए, अगले 5 बच्चे आ जाएंगे, उनको क्या फर्क पड़ता है क्रिमिनल नेटवर्क को? आपने क्रिमिनल नेटवर्क को तो कुछ नहीं किया, आप उन 5 इंडिविजुअल लड़कियों को भी कुछ नहीं किया। आपको जाना है दोबारा जाइए। और ये हाल होता है कि कोर्ट में बाहर दलाल या ट्रैफिकर्स खड़े रहते हैं, जैसे ही कोर्ट खत्म होता है वो उन्हीं लड़कियों को ले जाते हैं। बिल्कुल। भोला जी बहुत छोटा सा कमेंट छोड़ लीजिए जी। मेरी बात अधूरी रह गई है। देखिए एजुकेशन तो हम दे ही रहे हैं, साथ साथ मोबाइल वैनें हमारी जो है फ्री जीबी रोड पे 10 साल से जा रही है, सूरत में जा रही है, बम्बई में जा रही है, इलाहाबाद में हमारे सेंटर है, वाराणसी में है, सूरत में है, बम्बई में है और दिल्ली में है 50 नंबर पे। आप ये देखिए कौर जी बैठे हैं, इनके हाथों से हमने मशीनें दी हैं, 6 महीने ट्रेनिंग देते हैं लड़की को और हम कहते हैं कि बेटी तुम धंधा छोड़ दो तो हम आपको मशीन भी देंगे और आपको ये भी। आप सुन लीजिए, आधार कार्ड हमने बनवाने शुरू कर दिए, इनको वोटिंग राइट कानून के मुताबिक हमने दिलवाया। ये किसी सरकार ने नहीं दिया या किसी संस्था ने नहीं दिया, हमने कानून की के दायरे में इनके वोटिंग राइट भी बनाए हैं, आई कार्ड बनवा रहे हैं, राशन कार्ड बनवा रहे हैं, इनकी हेल्थ सर्विस के लिए भी कर रहे हैं। लेकिन सरकार से 1 पैसा भी हमको नहीं मिलता, हम ना लेना चाहते हैं क्योंकि वो तो घूसखोर है। 100 रुपया देंगे तो 50 रुपये अपने पास रख लेंगे, इन गरीब बच्चियों के क्या हम करेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारी संस्था को 1 रुपया भी कोई दान के रूप में दे तो मैं हिंदुस्तान के सारे रेड लाइट एरिया में एक स्कूल खोल दूँ और मैं 10+2 करवा रहा हूँ बच्चियों को, जो 5th स्टैंडर्ड तक हम पढ़ाते हैं। और आज 20 साल हो गए हमारे स्कूल चलते हुए, वाराणसी में चल रहा है, इलाहाबाद में चल रहा है, जो कोठों में हम चला रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि सरकार इनकी मदद करे, लेकिन सरकार तो कुछ चाहती ही नहीं है। सरकार को खुद अपने रोना, जो इनके बजट है आज तक भी 1 पैसा भी नहीं दिया सरकार ने इन गरीब बच्चों के लिए। जी सरकार को यहाँ मदद करने की जरूरत है। शर्मा जी बहुत छोटा सा कमेंट है। मैं यही कहूँगी फिर दोबारा अपनी बात को दोहराते हुए कि हम बजाय सरकार और कोर्ट को दोष देने के, उनका अपना काम है, वो अपना करें, अपना जुरिडिक्शन है, लेकिन हम लोगों को बेहद काम करने की ज़रूरत है, बेहद उनको आगे लाने की ज़रूरत है। और इसमें ज़रूरत है व्यापारियों को शामिल करने की, एक बड़े तबके जो रिलायंस जैसी और वोडाफोन जैसी कंपनियां, उनको शामिल करने की। नवाब साहब हम आखिर में एक बहुत छोटा सा कमेंट आपका चाहते हैं, आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत छोटा सा कमेंट। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो गंदगी है इसको इसी तरह से दूर किया जा सकता है कि जब इनके लिए कुछ चीज़ें फराहम की जाएंगी कि इस पेशे में ना आए, इनके लिए रोज़ी रोटी उतनी बड़ी अच्छी ना हो सके लेकिन इतनी तो हो कि अपना पेट पाल सकें। इनके लिए कुछ ऐसा हुनर इनको सिखाना चाहिए कि उससे वो कुछ अपने लिए कमाई कर सकें, अपने बच्चों का पेट पाल सकें, अपने लिए थोड़ा सा सोशल स्टेटस बना सकें और इस गंदगी से दूर हों। तो इसमें समाज की भी ज़रूरत है कि इस तरह के अगर लोग उनकी नज़र में हैं तो उनकी मदद करें। जो NGOs हैं वो उनकी मदद कर ही रही हैं, जो गवर्नमेंट है वो उनके लिए ऐसी पॉलिसीज़ बनाए और काउंसलिंग की इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और बहुत ज़्यादा जो छूट अपने बच्चों को दे दी है लोगों ने उसको न दें, बच्चों पर थोड़ी सी नज़र रखें, उन पर सख्ती करें। ये मालूम हो कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं, उनकी सोसाइटी कैसी है, उनके मिलने जुलने वाले कैसे हैं। तो बहुत से मिली जुली चीज़ें बिल्कुल यहाँ काउंसलिंग की ज़रूरत है और थोड़ा सा जाने की ज़रूरत है। हमें ज़रूर पता हो कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। कौन मैम हम आपसे एक छोटी सी टिप्पणी चाहते हैं, आखिर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपने वहाँ पर काम किया है, आपकी वहाँ पोस्टिंग रही, जितनी करीब से आप ये जानती हैं किस तरीके से कानून या पुलिस यहाँ पर कुछ ऐसा करे कि इनकी दशा में कुछ सुधार आ सके। सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगी कि जो लड़कियाँ यहाँ पर आती क्यों हैं, जहाँ से लाई जाती हैं, पहले तो वहाँ से रोक लगनी चाहिए ना। सबसे बड़ी बात तो ये है। और सबसे दुख का विषय ये होता है कि जब लड़की के पेरेंट्स पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाने जाते हैं तो कोई उनकी रिपोर्ट लिखने को तैयार नहीं होता, चाहे वो लड़की है, चाहे वो माइनर बच्चा है, चाहे कोई भी है। मिसिंग की रिपोर्ट लिखाने जाते हैं तो कोई उनकी रिपोर्ट भी एंटरटेन नहीं करता है। स्टेट पुलिस की ये हालत है। तो मैं चाहती हूँ कि स्टेट पुलिस इसमें मैक्सिमम रोल प्ले करे, देखे कि क्या हो रहा है उनकी स्टेट में, किस तरीके से अगर जो भी लोग रिपोर्ट लिखाने जाते हैं वो उनकी रिपोर्ट लिखे। लेकिन मैं यहाँ पर आपकी ईमानदारी की दाद देना चाहूँगा, क्योंकि ज़्यादातर पुलिस अफसर से जब बात करी जाती है
तो वो कहीं ना कहीं इस बात को कवर अप करने की कोशिश करते हैं, नहीं हमारे पास कोई आता ही नहीं है तो हम रिपोर्ट कैसे करें। तो मैं आपकी इस ईमानदारी की दाद देना चाहता हूं कि आपने आज ऑन कैमरा ये बात कही है कि पुलिस भी यहाँ पर अपने काम को थोड़ा सुधारने का काम करे, अगर उनके पास कोई आता है तो उनकी रिपोर्ट दर्ज करने का काम करे, उस पर कार्रवाई करे। और तभी देखिए हमारे पास तो लास्ट की बात है, जब तक वहाँ सबसे पहले जहाँ से वो लड़की चली है अगर वहीं रिपोर्ट नहीं उसकी लिखी जाएगी तो दिल्ली में आने के बाद वो तो तब ढूंढने वाली बात है कि लड़की किस जगह पे है। वो उसको प्रोस्टिट्यूशन के वजह से जीबी रोड पे लाया गया है या वो किसी इलाके में कहीं पे कोई काम कर रही है या वो किसी जो हमारी ये प्लेसमेंट एजेंसियां हैं इनके हाथों वो किसी के घर में चली गई है। वो इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी तो तब तक तो आधे पेरेंट्स तो हमारे पास इसलिए कलपते हुए आते थे कि कोई वो जाते थे तो उनको थाने में एंटरटेन ही नहीं किया जाता था उनकी बातों को। चीज मैं कहना चाहूँगा, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपकी बात पे, जैसे रिपोर्ट नहीं लिखते। मैंने एक लड़की को अभी 4 साल पहले की पुरानी बात बता रहा हूँ, मैं नारायणा से ट्रैवल अपने घर तक जा रहा था तो एक लड़की को मैंने देखा कि एक लड़का बाइक पे बिठा के, एंड दोनों में कोऑर्डिनेशन नहीं लग रही थी, दे वर लाइक फाइटिंग ऑन बाइक और वो जबरदस्ती पकड़ के बिठाया हुआ था। तो मैंने शालीमार बाग पुलिस लाइन्स है, शालीमार बाग में पुलिस कॉलोनी है, वहाँ तक पीछा करा उनका, मुझे बाइक नहीं मिली। एक पुलिस कॉलोनी के साथ में एक छोटा सा नाला है, इधर नाला इधर दीवार है, मतलब एक सिर्फ इतनी सी चलने की जगह है। तो मैं और मेरा फ्रेंड साथ में थे, हो गए इस बात को 4 साल। तो हमने बहुत अंधेरा था बिल्कुल, मतलब हाथ भी नहीं दिख रहा था दूर से कि कौन है कौन नहीं है। तो हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ के, मैंने कहा चल देखी जाएगी यार, एक लड़की, अच्छा अंदर से आवाज़ें आ रही थी चिल्लाने की। मैं अंदर गया तो वो जो लड़का बाइक पर था उसका फ्रेंड उसके साथ कुछ गलत कर रहे होंगे अंदर, वो देखा नहीं, अंधेरा बहुत था। तो मेरे फ्रेंड ने उस लड़के को धक्का दिया, मैंने उस लड़के का हाथ पकड़ा, हम भागते हुए लेके आए, मैंने गाड़ी में बिठाया। उस लड़के ने हमारा पीछा करा काफ़ी देर तक और वो चिल्लाता रहा कि मेरा बाप पुलिस में, मेरा बाप पुलिस में, छोड़ूंगा नहीं। हम पुलिस स्टेशन गए, हमारी रिपोर्ट किसी ने लिखी, उल्टा वो जो आईओ थे वहाँ बैठे हुए थे, 4 सालों के नाम भूल गए मैं उनका, वो मेरे पे चढ़ गए कि आप लड़की को कैसे जानते हैं, आप कहाँ से लेके आए हैं। तो एट लास्ट आई एम सॉरी टू से मैं वहाँ से निकल गया, क्योंकि मेरी भी फैमिली है, मेरा भी करियर है। तो मैंने कहा यार ये खामा इस चीज में पढ़ने से बेटर है यहाँ से इस तरीके की सेंसिटिव होने की जरूरत है, सबको सेंसिटिव, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो एनजीओज हो, चाहे जो भी इसमें सोशल वर्क करने वाले लोग हैं, सभी को सेंसिटिव होने की जरूरत है इन मुद्दों पर। और तभी हम मिलजुल के सभी इस जो ये कर्ज है, ये जो बीमारी है, ये जो प्रॉब्लम है आई है समाज में, इसको हम दूर कर सकते हैं और सबकी मदद कर सकते हैं। और इन महिलाओं को एक अच्छी जिंदगी जीने में हम इनके लिए जो है वो काफी ज्यादा बिल्कुल यहाँ जागरूक होने की जरूरत है। मेरा मजहब मतलब है, मंदिर और मस्जिद क्या, मतलब निकलते ही मैं खुदा को भूल जाता हूँ। आज हमारे समाज को, सरकार को और प्रशासन को ये सोचने की जरूरत है कि किस तरह से इन्हें और इनके बच्चों को जिंदगी जीने का पूरा हक मिल सके और किस तरह से इनकी आने वाली पीढ़ी को इस नरक में जाने से रोका जा सके। प्राइम न्यूज़ की ये कोशिश है कि समाज के गंभीर मुद्दों को उठाए और उनके समाधान तलाशे जाएं। यदि आप भी किसी समस्या को हमसे शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है साधना प्राइम न्यूज़, B155 सेक्टर 63, नोएडा, उत्तर प्रदेश। आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं 0120404015 या 40400020। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं zindagiprime@gmail.com। आप सभी प्राइम न्यूज़ के स्टूडियो आए और इस गंभीर मुद्दे पर अपनी अपनी राय रखी, इसलिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।